नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे राजस्थान के संदर्भ में और राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे। तो अपन ऋतुएं देख रहे थे राजस्थान की जलवायु के अंदर। अपन क्या देख रहे थे? राजस्थान का संदर्भ था और उसमें टॉपिक अपन ने शुरू कर रखा था राजस्थान की ऋतुएं। ठीक है, कल अपन ने 2 ऋतु की बात की थी। एक का नाम था ग्रीष्म ऋतु और दूसरे का नाम रखा अपने वर्षा ऋतु। ठीक है, इन दोनों की चर्चा अपने पहले वाले वीडियो में कर ली है। आज अपन चर्चा करेंगे शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके 2 पार्ट। एक का नाम है मानसून का प्रत्यावर्तन और दूसरी का नाम है शीत ऋतु। ठीक है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया। भारतीय मौसम विभाग जो है उसके अनुसार भारतीय मौसम में विभाग पूना द्वारा इसको 2 भागों में बांट दिया है। मानसून का प्रत्यावर्तन, एक दूसरी कौन सी हो गई है? शीत ऋतु। ठीक है, अब देखिए अपन राजस्थान के संदर्भ में तो वही बात है, जब ऋतु की बात आती है तो भारत को साथ लेना पड़ेगा अपने को। तो भारत का मानचित्र में अपन राजस्थान का अध्ययन करेंगे। कुछ इस प्रकार का सा अपना भारत फास्टली अपन बना रहे हैं। तो इस भारत में अपन देखेंगे इसमें देखेंगे अपना यहाँ पे राजस्थान है ही अपना। ठीक है, और राजस्थान के अंदर यह कर्क रेखा आपको पता ही है 23.5 डिग्री भारत को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। तो अब बात करेंगे अपन भारत के संदर्भ में। ये अपना इंडिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये दिशांकन होता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं शीत ऋतु की। नाम लिया मैंने मानसून का प्रत्यावर्तन। ये 2 की चर्चा पहले कर चुके हैं। प्रत्यावर्तन कब शुरू होता है बात करते हैं। 21 जून के समय सूर्य कहाँ चमक रहा होता है? कर्क रेखा के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में छोटा सा एक ग्लोब में यहाँ बता देता हूँ क्योंकि इसका संबंध भी इसी से रहेगा। इसको यदि अपन ग्लोब मान लें तो यहाँ सूर्य की आभासी गति अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन भूमध्य रेखा जो है, ये भूमध्य रेखा, यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होता है। 21 मार्च के बाद में सूर्य की आभासी गति किधर होती है? उत्तरायण होती है। इसका मतलब भारत में गर्मियाँ शुरू होती है। ठीक है, तो ठीक राजस्थान में भी गर्मियाँ शुरू हो जाएगी। और 23 सितंबर के बाद में सूर्य दक्षिणायन होता है। 23 सितंबर के बाद में सूर्य कहाँ होता है? दक्षिणायन होता है। तो 23 सितंबर जैसे ही आता है तो उसके बाद में सूर्य की आभासी गति किधर हो जाती है? दक्षिण की ओर हो जाती है। ठीक है, तो 23 सितंबर के बाद में बरसात का महीना अपन देखते हैं जुलाई और अगस्त। ये 2 माह है बरसात के होते हैं, वर्षा ऋतु के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में सितंबर का महीना आता है। तो सितंबर में 23 सितंबर को सूर्य कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा पर। इसका मतलब उत्तर भारत से जो है वो सूर्य दक्षिण की ओर पहुंच जाता है भूमध्य रेखा पर।
हिंद महासागर में सूर्य की लोकेशन आ जाती है। अब सीधी किरणें कहाँ पड़ रही होती है? 23 सितंबर के आसपास में भूमध्य रेखा पर पड़ रही होती है। ITCZ जिसकी अपन ने चर्चा की थी, अंत उष्णकटिबंधीय न्यून अवदाब पेटी जो है उसकी जो लोकेशन कहाँ हो जाती है? अब इस 23 सितंबर के आसपास में भूमध्य रेखा पर हो जाती है। ठीक है, जहाँ ITCZ न्यून अवदाब पेटी बनती है, इसका मतलब तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो दाब घटता है। दोनों में विपरीत संबंध है। कल बताया था कि तापमान बढ़ता है तो दाब वायु दाब घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ महासागरीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, तो ITCZ न्यून अवदाब पेटी यहाँ आती है, और ये न्यून अवदाब पेटी कह दो चाहे न्यून दाब का गर्त कह दो। इस गर्त को भरने के लिए हवाएं यहाँ इस ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो सितंबर महीने के में स्थितियाँ बदलना शुरू हो जाती है। अब भारत जो है उसके ऊपर उत्तरी ध्रुव है, भारत के ऊपर उत्तरी ध्रुव का असर शुरू हो जाता है, और उत्तर की ध्रुव का असर प्लस हिमालय की जो शिखर है, हिमालय की जो चोटियां हैं जिस पर बर्फ जमी रहती है, तो उस बर्फ का असर भी उत्तर भारत में प्रारंभ हो जाता है। अर्थात सितंबर के बाद में, ये जुलाई अगस्त में मैंने कहा वर्षा ऋतु होती है, तो सितंबर के बाद में उत्तर भारत में मृदु शीत ऋतु शुरू हो जाती है, यानी मीठी मीठी सर्दी इसको बोलते हैं मृदु शीत ऋतु धीरे धीरे प्रारंभ होती है उत्तर भारत में, और यहाँ का तापमान गिरने लगता है, तापमान यहाँ का गिरना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ का तापमान गिरता है तो दाब बढ़ता है, उत्तर भारत का तापमान गिरता है तो दाब बढ़ता है, यहाँ दाब बढ़ता है सितंबर के महीने में। ठीक है, और यहाँ भूमध्य रेखीय प्रदेश में दाब घटता है। इसका मतलब हवाएं कहाँ से चलेगी? उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं प्रारंभ हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं प्रारंभ हो जाएगी। तो हवाओं का रुख बदल गया। अब किस ऋतु की बात करें? मानसून के प्रत्यावर्तन में हवाएं उत्तर से दक्षिण प्रारंभ हो जाती है, दक्षिण की ओर चलती है। ठीक है, दक्षिण की ओर क्यों चलती है? क्योंकि अब जो न्यून अवदाब है, तापमान भूमध्य रेखा पर बढ़ा है तो न्यून दाब भी यहाँ हो गया, और न्यून दाब यहाँ हो गया तो न्यून दाब के गर्त को भरने के लिए हवाएं उच्च दाब से न्यून की ओर चलती है। चूंकि यहाँ पे उच्च दाब है, वही महाद्वीपीय प्रभाव, क्योंकि महाद्वीप है, अब थोड़ा सा ठंड का असर आया तो ध्रुव का असर आते ही ये महाद्वीपीय जो भाग है जल्दी ठंडा हो जाता है और दाब हवा का बढ़ जाता है। ये महासागरीय क्षेत्र है, ये गर्म होकर के, क्योंकि सूर्य की रेडिएशन सीधी होने के कारण दाब न्यून हो जाता है, तो हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। वापिस लौटती हुई हवाओं से कुछ मध्य भारत में वर्षा होती है, राजस्थान के कुछ भागों में, मध्य भारत में वापिस लौटते मानसून से थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है। ठीक है, यानी इस समय में यदि वर्षा देखें अपन, तो वापिस लौटते मानसून से कुछ नमी जो है, कुछ वर्षा होती है, लेकिन वो लगभग भारत में 10% के बराबर भी नहीं होती, कम होती है। कुल वर्षा का 10% हिस्सा प्राप्त करता है वापस लौटते समय। ठीक है, लेकिन ये हवाएं जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ करके बंगाल की खाड़ी के ऊपर आती है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, तो ये हवाएं यहाँ से नमी धारण कर लेती। कहाँ से? ये हवाएं जैसे ही बंगाल की खाड़ी पर आती है तो यहाँ से नमी धारण कर लेती है, बंगाल की खाड़ी से नमी धारण कर लेती है। अब देखिए, यहाँ एक पूर्वी पछुआ पवनें सक्रिय रहती है, यहाँ एक पूर्वी पछुआ पवनें सक्रिय रहती है, इनको पूर्वी पछुआ बोलते हैं। ठीक है, ये पवनें इस समय सक्रिय हो जाती है जैसे ही उत्तर भारत में शीत का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, उससे पहले यह हवाएं यहाँ सक्रिय हो जाती है, पूर्वी पछुआ पवनें। ये पूर्वी पछुआ कह दो, जेट कह दो, पूर्वी जेट पवनें भी इनको बोला जाता है। तो ये सक्रिय होती है। जैसे ही उत्तर से दक्षिण की ओर ये हवाएं आगे बढ़ती है और इधर से ये पूर्वी जेट आती है, तो पूर्वी जेट पवनें इनका रुख मोड़ देती है किस ओर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मोड़ देती है, और मोड़ करके ये भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग से यहाँ से टकराती है सबसे पहले हवा क्योंकि ये पूर्वी जेट इनको इस ओर मोड़ती है,
तो सबसे पहले यहाँ टकराती है, यहाँ टकरा करके स्थल पर सबसे अधिक बरसात ये कर देती है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस राज्य में बरसात करती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की 90% वर्षा, कुल वर्षा का 90% भाग प्राप्त होता है, 90% वर्षा प्राप्त होती है किससे? वापिस लौटते मानसून से। लेकिन इसको वापिस लौटते मानसून की वर्षा भी कहते हैं। इस जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसके लिए कि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उसका नाम होता है, तमिलनाडु में वर्षा, उसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से। तमिलनाडु में सर्वाधिक जो 90% वर्षा होती है वो किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। क्यों? क्योंकि पूर्वी जेट पवने जो है वो इसको इस ओर मोड़ती है और मोड़ करके और तमिलनाडु के तट से टकराती है, जिसके कारण ये सबसे पहले तमिलनाडु में ही ये बंगाली खाड़ी से ली गई नमी जिसको यहाँ छोड़ देती है। तो यहाँ 90% वर्षा होती है। तो ये मानसून कौन सा हो गया? तमिलनाडु में वर्षा करने वाला उत्तरी पूर्वी मानसून। ये उत्तरी, ये पूर्वी इधर से आ रही है तो उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से ये पुकारा जाता है। ये समय जो है वो मुख्य रूप से प्रत्यावर्तन का काल जो होता है वो लगभग, प्रत्यावर्तन का जो काल है वो लगभग रहता है अक्टूबर से नवंबर के बीच। अक्टूबर से नवंबर के तक का काल मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। ठीक है ना? तो ये अब इसका असर राजस्थान में भी होता है। ये अपना राजस्थान, और राजस्थान के अंदर अपन देखें तो वापस लौटते मानसून से कुछ वर्षा होती है। ठीक है ना? और राजस्थान चूँकि कर्क रेखा से उत्तर में है, शीतोष्ण कटिबंध में है, तो यहाँ की बलुई मिट्टी भी है। तो राजस्थान में यहाँ सबसे पहले जो मानसून प्रत्यावर्तन के बाद में जो धीरे धीरे शीत ऋतुओं का आगमन होता है उसका आभास धीरे धीरे यहाँ प्रारंभ हो जाता है। तो प्रत्यावर्तन के बाद में ये नवंबर तक का होता है, अक्टूबर नवंबर में। और प्रत्यावर्तन के बाद में जो ऋतु शुरू होती है अपने यहाँ पे शीत ऋतु आती है। कौन सी आती है? शीत ऋतु। चर्चा करें उसकी। तो यह तमिलनाडु का, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछते हैं। तमिलनाडु में वर्षा सबसे अधिक 90% होती है किस मानसून से? उत्तरी पूर्वी मानसून आ जाए तो भी ठीक है, और मानसून का प्रत्यावर्तन से आती है तो भी ठीक है। दोनों बिंदु सही रहेंगे इसमें। अगला बिंदु, अब बात करेंगे अपन शीत ऋतु की। अब देखिए शीत ऋतु शुरू हो जाती है अपने, और ये शीत ऋतु जो है कब शुरू हो गई? अब नवंबर से मार्च तक रहती है। मध्य फरवरी भी आता है इसमें। ठीक है ना? तो नवंबर से मार्च तक का महीना लगभग है वो शीत ऋतु का रहता है। ठीक है? और अब जैसे शीत ऋतु मैंने कहा है कि ITC जेड वाला जो क्षेत्र कहाँ गया? वो यहाँ ठहरा हुआ था कब? सितंबर माह तक। लेकिन सूर्य अब और दक्षिणायन जा रहा है, और सूर्य कहाँ चला गया है? मकर रेखा पर। धीरे धीरे किस ओर जा रहा है सूर्य? उसकी आभासी गति, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है वो चक्कर लगा के ऊपर नीचे होती है, इसीलिए उसको सूर्य की आभासी गति बोलते हैं। आभास होता है उसका पृथ्वी पर। तो ये मकर रेखा है। अब यहाँ 22 दिसंबर तक, 22 दिसंबर तक सूर्य कहाँ चमक रहा होता है? मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। अब जो ITC जेड यहाँ वाला था वो किस चक्कर के कहाँ गया? दिसंबर के महीने में। यानी न्यून अवदाब जो पेटी है, न्यून अवदाब का जो गर्त है वो दिसंबर में कहाँ चला गया? भूमध्य रेखा पर। अब होता क्या है दिसंबर के अंदर, यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु शुरू हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। ठीक है? और दिसंबर में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। तो उत्तर जो गोलार्ध है इसमें सूर्य किरणें कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किरणें कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। तो उत्तरी ध्रुव जो है यहाँ पर 6 माह है की रात हो जाती है। ठीक है? दिन की अवधि छोटी, दिन की अवधि
छोटी हो जाती है, रातें बड़ी हो जाती है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि सूर्य यहाँ चमक रहा है तो यहाँ रात बड़ी हो जाती है और दिन की अवधि छोटी हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है, किस प्रकार से होती है, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। तो अब यहाँ सर्दी ऋतु अपन शुरू कर दी है, क्योंकि नवंबर से धीरे धीरे सूर्य जो है वो दक्षिणायन जाते जाते मकर रेखा की ओर दिसंबर तक पहुंचता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा से चमकता है। तब तक पूरे के पूरे उत्तर भारत है उसके ऊपर किसका असर हो जाता है, ध्रुव का असर हो जाता है। और उत्तर भारत में आए तापमान तेजी से गिरता है, तापमान तेजी से गिरता है। ठीक है, और गिरना इस समय फसल भी पक जाती है। ठीक है, अचानक आसमान साफ होने से, आसमान साफ होता है, बादल हट जाते हैं और तेज गर्मी बढ़ती है और उमस भी बढ़ती है। तेज गर्मी बढ़ती है इस समय, ठीक है ना, तो और उमस भी बढ़ती है। और ये अपने महीना कौन सा होता है, कार्तिक का, कार्तिक मास का महीना होता है। ठीक है, और कार्तिक मास का महीना होता है तो इसको बोलते हैं कार्तिक के मास की जो उमस कह सकते हैं, कार्तिक मास की तपन कह सकते हैं, कई नाम इसके लिए जाते हैं। तो ये कार्तिक मास की तपन शुरू हो जाती है और काफ़ी तेज़ गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है ना, और इसके कारण जो मौसम है थोड़ा सा कष्टप्रद होता है, मौसम थोड़ा सा कैसा होता है, कष्टदायी होता है। तो ये राजस्थान या उत्तर भारत में महत्वपूर्ण, ये जो असर होता है सर्दी का उत्तर भारत में यानी कर्क रेखा से उत्तर में ही मुख्य रूप से देखा जाता है। तो राजस्थान इसके प्रभाव में आता है, अपना राजस्थान पूर्ण रूप से इसके प्रभाव में, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान में पूर्ण प्रभाव होता है उसका। अब दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में ऐसा क्यों नहीं होता, तो मैंने कल भी कहा था, सागरीय प्रभाव या जल का स्वभाव कह सकते हैं। और जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल भाग जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो यहाँ बैलेंस बन जाता है। जब तक स्थल गर्म होता है जल ठंडा रहता है, और जब जल गर्म हो जाता है तो स्थल ठंडा हो जाता है, दोनों का बैलेंस बना रहता है। ताप का चालन जिसको कह सकते हैं, सेवन कह सकते हैं, उसके माध्यम से यहाँ का वातावरण है वो लगभग समकारी रहता है। और लगभग 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड प्राय तापमान औसत यहाँ बना ही रहता है प्रायद्वीपीय भारत में, तो दक्षिणी भारत में तो। ठीक है, तो उत्तरी भारत में ही ये ठंड का असर, जो शीत लहर है उसका असर देखने को मिलता है। और इस समय आसमान साफ रहता है। तो जैसे थोड़ी रात्रि के समय यहाँ ठंड भी बढ़ती है, रात्रि के समय दिन में गर्मी बढ़ती है और रात्रि के समय ठंड बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो रात्रि के समय ठंड बढ़ती है उसको बोलते हैं गुलाबी सर्दी, गुलाबी सर्दी। इस समय लगभग दीपावली के आसपास का समय, तो अक्टूबर नवंबर का समय होता है, उस समय जो ठंड बढ़ती है रात्रि उसको गुलाबी सर्दी के नाम से पुकारा जाता है। दिन में जो गर्मी बढ़ती है उसको कार्तिक मास की तपन बोलते हैं। ठीक है, कार्तिक मास की तपन के नाम से भी उसको पुकारा जाता है। तो धीरे धीरे अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि अक्टूबर नवंबर के बाद में, मानसून के प्रत्यावर्तन के बाद में जैसे ही मौसम साफ होता है तो ठंड शुरू हो जाती है। अब नवंबर दिसंबर तक आते आते सूर्य कहाँ होता है, मकर रेखा पर होता है, तो उत्तर गोलार्ध पूरा का पूरा ठंड की चपेट में आता है। और दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर में पूर्ण रूप से उत्तरी भारत जो है वो ठंड की चपेट में आ जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से ठंड की चपेट में आ जाता है यहाँ पे दिसंबर महीने में। हालांकि न्यूनतम जो तापमान है वो जनवरी में दर्ज किया जाता है। इसका कारण है कि जो धरातल है वो ठंडा होकर के जो पार्थिव विकिरण के रूप में जो ऊष्मा छोड़ता है ना, अधिकतम ठंड ग्रहण कर लेता है। तो न्यूनतम जो तापमान जो है वो जनवरी में दर्ज किए जाते हैं भूगोल के अंदर। ठीक है, ये इसका रूल रेगुलेशन इसी तरह का है। और उच्चतम जो तापमान है वो जून में दर्ज करके जुलाई में दर्ज किए जाते हैं। ठीक है ना,
तो जनवरी और जुलाई को इसमें न्यूनतम और उच्चतम के रूप में भारत के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि सर्दियाँ शुरू हो गई है। अब एक दूसरा प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है, जैसे ये सर्दियाँ शुरू होती है अपने, जैसे अपने यहाँ सर्दियाँ शुरू हुई, शीत ऋतु प्रारंभ हुई, तो यहाँ एक पवन चलती है, क्योंकि जैसे ही सूर्य दक्षिणायन गया, मकर रेखा पर सूर्य गया, तो जो पूर्वी जो जेठ है वो यहाँ से गायब हो जाती है, पूर्वी जेठ यहाँ से गायब हो जाती है, और भारत का हिमालय वाला ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पश्चिमी जेठ प्रारंभ हो जाती है। यहाँ कौन सी जेठ प्रारंभ हो जाती है? पश्चिमी जेठ। और उसके हिमालय दो शाखा में बांट देता है हिमालय, इसको बोलते हैं पश्चिमी जेठ, पश्चिमी जेठ या पछुआ पवने। ठीक है, और ये पश्चिमी जेठ जो है आगे से जो आती है तो ये भूमध्य सागर के ऊपर से आती है, तो भूमध्य सागर से ये जल लाती है, जिसको अपन नमी धारण करके आती है, इस रूप में भी जान सकते हैं। अब शीतकाल के अंदर इसका जो क्षेत्र है पश्चिमी जेठ का, वो भारत में हिमालय के एक शाखा उत्तर से जाती है, एक हिमालय के दक्षिण से गुजरती है। जो शाखा पश्चिमी जेठ की हिमालय के दक्षिण से गुजरती है उसका राजस्थान की जलवायु और उत्तर भारत जलवायु पे बड़ा असर होता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी जेठ, और इसका दूसरा नाम है पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी एक शाखा उत्तर में तिब्बत के पठार से उत्तर में निकल गई, दूसरी हिमालय के तलहट से निकली है। तो हिमालय के तलहट से निकली है, जैसे ही हिमालय यहाँ इसमें अवरोध पैदा करता है, तो भारत के इसी भाग में, भारत का जो भाग है जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस भाग में ये जो भूमध्य सागर से नमी लेकर के हवाएं आई थी वो भारत में प्रवेश करके हिमालय के सारे ऊपर उठ करके यहाँ ये पर्वतीय वर्षा करती है, चक्रवातीय वर्षा करती है, चक्रवातीय वर्षा करती है। यहाँ पे हिमालय के घर्षण से यह भाग यहाँ ऊपर उठ करके और इस भाग में वर्षा करती है। तो इन भागों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ का भाग आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। इन भागों में यह काफ़ी अच्छी वर्षा करती है, ये जेठ पवने। और ये जो वर्षा होती है, इस वर्षा को अपने उत्तर भारत में किस नाम से पुकारते हैं? मावठ के नाम से। मावठ है, मावठ टेबिया आता है, कहीं ठेपिया आता है, मावठ के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और प्राय ये प्रश्न पूछा भी जाता है, प्राय प्रश्न पूछा जाता है कि शीतकाल में भारत में होने वाली वर्षा को किस नाम से पुकारते हैं? मावठ। दूसरी ओर अलग तरीके से प्रश्न आता है कि मावठ वर्षा होती है किससे? पश्चिमी विक्षोभ से, पूर्वी जेठ से, उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो होएगा पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, किन हवाओं के सहारे ये भारत में पहुँचती है? तो पछुआ जेठ पवनों के सहारे, पछुआ जेठ पवनों के सहारे ये भारत में पहुंचती है। ठीक है ना, और ये शीतकाल में ही यहाँ प्रलक्षित होती है। ग्रीष्म काल में इसका स्थान हिमालय से उत्तर में मध्य यूरोप, मध्य एशिया से होकर के बहता है, तो यहाँ इसका कोई असर भारत में ग्रीष्म काल में नहीं होता। ये जेठ पवन पश्चिमी जेठ है, ये शीतकाल में यहाँ प्रकट होती है। तो राजस्थान के अंदर भी यहाँ वर्षा होती है, अपने हनुमानगढ़, गंगानगर, तटवर्ती चूरू, झुन्नू और सीकर के कुछ भागों में वर्षा होती है। तो इन भागों में मुख्य रूप से अपने मावठ की वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि इस रबी की फसल के लिए बहुत ही एक प्रकार से खाद्य का काम करती है, रामबाण औषधि के रूप में काम करती है। और इस वर्षा के आते ही रबी की जो फसल है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसमें एक प्रकार से कहें तो ये
एक टॉनिक का काम करती है, ठीक है ना। तो रबी की फसल के लिए गेहूँ है, चना है, जो है सरसों है, ठीक है, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ये उपयोगी भी होती है। कौन सी वर्षा? मावठ की वर्षा। तो ये शीतकाल के अंदर वर्षा होती है। तो राजस्थान का ये भाग भी इसमें मावठ की वर्षा से लाभान्वित होता है। तो इस प्रकार से ये शीत ऋतु जो है। अब इसमें तापमान देखिए अपन, शीत ऋतु के अंदर देखिए तापमान, ठीक है, तापमान किस तरह का रहता है? तो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं, अर्थात लगभग 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान औसत आ जाता है। और राजस्थान के अंदर अपन देखें, राजस्थान की चर्चा अपन कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर यदि औसत तापमान की अपन बात करें, इस प्रकार का सा अपना राजस्थान है। तो इसमें राजस्थान के अंदर देखें अपन, तो ये जो पश्चिमी वाला भाग है, इस भाग में औसत तापमान जो है वो 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है शीतकाल के अंदर, ठीक है। ये वाला भाग है कौन सा? पूर्व वाला जो भाग है, इस भाग में जो औसत तापमान रहता है वो 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और यहाँ अपन देखते हैं सीकर के अंदर, ये अपना जो सीकर जिला है, इसके अंदर एक जगह है फतेहपुर, यहाँ तो अपन देखते हैं तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है सर्दियों के अंदर, होता है कि नहीं होता? तो ये तो अपन इससे पता ही है अपने को कि -3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान फतेहपुर का हो जाता है। एक तापमान कहाँ गिरता है? यहाँ पे देखिए अपना माउंट आबू, सिरोही के अंदर जो आबू पर्वत है, यहाँ क्योंकि धरातल से काफ़ी ऊंचा है और यहाँ की चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है, तो यहाँ का तापमान भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में और कभी कभार -1 भी हो जाता है। तो 1 डिग्री या -1 डिग्री के आसपास में तापमान यहाँ का भी काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है ना। तो शीतकाल के अंदर राजस्थान का तापमान कुछ इस प्रकार से रहता है। वर्षा शीतकाल में जो होती है वो इस भाग में होती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ और इसके पड़ोसी बीकानेर वाला क्षेत्र, चूरू का, झुंझुनू का, सीकर का जो क्षेत्र है, यहाँ वर्षा होती है, जिसको अपन मावठ के नाम से, मावठ या मावठ के नाम से पुकारते हैं। तो यह है अपनी शीत ऋतु, यह है अपनी शीत ऋतु। और इसमें मुख्य रूप से जो वर्षा होती है वो मावठ की होती है। और तमिलनाडु में होने वाली वर्षा है मानसून के प्रत्यावर्तन की होती है, ठीक है। वो एक वर्षा के बारे में जो कल अपन पढ़ रहे थे, एक टॉपिक थोड़ा सा, उसमें मानसून पूर्व की बरसात, वर्षा ऋतु अपन पढ़ रहे थे भारत के अंदर, तो मानसून पूर्व की बरसात भी होती है। यानी जैसे ग्रीष्म ऋतु शुरू रहती है तो अपना जो मई का महीना होता है, मई अंत में या जून प्रारंभ में, मई अंत में या जून प्रारंभ के अंदर भारत में वर्षा होती है। असम में, पश्चिम बंगाल, यहाँ वर्षा होती है। तो यहाँ जो वर्षा मानसून पूर्व की होती है उसको जैसे बंगाल में काल बैसाखी के नाम से पुकारते, असम में बारडोली छिड़ा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बारिश होती है तो उसको काल बैसाखी के नाम से पुकारते हैं, मानसून पूर्व की बरसात। फिर ये बरसात है जो यहाँ अपने कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर भी इसका असर होता है। तो यहाँ बोलते हैं जो तमिलनाडु और कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ इसको बोलते हैं फूलों की बौछार, फूलों की बौछार, ठीक है। और आम्र वर्षा, क्योंकि आम की फसल अच्छी पकती है इस वर्षा के आने से, तो आम्र वर्षा भी कहते हैं। और कॉफ़ी के फूल खिल जाते हैं तो इसको फूलों की बौछार भी तमिलनाडु और कर्नाटका के आसपास में इनको पुकारा जाता है। तो ये मानसून पूर्व की बरसात, यानी वर्षा ऋतु से पहले की बरसात होती है। तो एक बरसात तो होगी मानसून पूर्व की बरसात, एक हो गई वर्षा ऋतु की बरसात, और एक हो गई अपने पश्चिमी जेट प्रवाह की जो शीतकाल में होने वाली मावठ की बरसात, ठीक है। एक तमिलनाडु में होने वाली वर्षा है उत्तर पूर्वी मानसून की बरसात, जो है मानसून के प्रत्यावर्तन काल की होती है। तो इस प्रकार से भारत में कुल 4 तरह की बरसात जो है अपने को प्राप्ति होती है। तो यह शीत ऋतु है अपनी। एक बिंदु बार बार अपन पढ़ते हैं और वो प्राय हमारे जलवायु के संदर्भ में काम में लिया जाता है, और उसका नाम है एल नीनो।
एल नीनो प्रभाव प्राय अपन सुनते हैं, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एल नीनो है क्या, एल नीनो प्रभाव क्या है। देखिए, यदि अपन विश्व मानचित्र की ओर जाएं, ग्लोब की ओर जाएं अपन, तो यहाँ अपन पाएंगे ये अपना ग्लोब है। तो यहाँ अपन पाएंगे कि यहाँ अमेरिका, यहाँ अपना अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ दक्षिण अमेरिका है, ये अमेरिका महाद्वीप है, और यहाँ यूरोप पूरा का पूरा, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है, और ये वाला एशिया महाद्वीप है, यहाँ भारत है, ठीक है ना, यह ऑस्ट्रेलिया है। तो ये तो हो गया एशिया, यह अफ्रीका, यह यूरोप, यह उत्तर अमेरिका, और यह हो गया दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो दक्षिण अमेरिका का ये पश्चिमी तट है, यहाँ पेरू देश है, इसको बोलते हैं पेरू तट, ठीक है। और यहाँ महासागर है प्रशांत, कौन सा महासागर है, प्रशांत। भारत के यहाँ ये भारत है, तो इसके दक्षिण में यहाँ जो महासागर है ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ हिंद महासागर, ठीक है। अब होता क्या है, एल नीनो का क्या प्रभाव होता है, एल नीनो क्या होता है, अपने वर्षा कब आती है, अपने वर्षा आती है कि भारत के उत्तर भाग में न्यून दाब बनता है, तापमान बढ़ता है तो क्या बनता है, यहाँ न्यून दाब बनता है भारत में। कब, मई और जून के समय, जून का जब तेज गर्मी होती है तो तापमान यहाँ का बढ़ता है और दाब न्यून होता है, तब ये न्यून जो अवदाब बनता है पाकिस्तान का ये क्षेत्र और हिमालय के तलहटी तिब्बत के पठार वाले भाग में, तो ये क्या करता है, हिंद महासागरीय पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। अब एल नीनो में क्या होता है कि यहाँ हिंद महासागर में उच्च दाब तो बनता है, भारत में न्यून दाब बनता है, लेकिन इस पेरू तट के ऊपर यहाँ एक गर्म जल धारा बहती है, पेरू तट के आसपास में हम्बोल्ट या पेरू ठंडी धारा के स्थान पर विश्वोत्तरीय की ये गर्म जल धारा बह करके यहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। वो गर्म जल धारा यहाँ के तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, कहाँ पे, प्रशांत महासागर में, यहाँ पेरू तट के आसपास में। और ये तापमान बढ़ता है तो यहाँ का दाब गिर जाता है, वायु दाब गिर जाता है। ये जो न्यून दाब यहाँ बना है, दाब गिरा है, वो यहाँ भारत के न्यून दाब से और अधिक कमज़ोर होता है, यानी कमज़ोर ना क्या करें, इसको कहेंगे ये भारत के न्यून दाब से और ज़्यादा प्रभावी रहता है। ज़्यादा प्रभावी होने से ये क्या करता है, हिंद महासागर की यहाँ जो महासागरीय जो मानसूनी पवनें उड़ती है, उन पवनों को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यहाँ पर आकर्षित कर लेता है। जब ये इस न्यून दाब की ओर आकर्षित हो जाती है तो भारत की ओर आकर्षित नहीं हो पाती है, यानी भारत की ओर आगे नहीं बढ़ पा करके ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से होकर के प्रशांत महासागर में इस न्यून दाब को भरने के लिए इधर आ जाती है। इस कारण से भारत में वर्षा कमज़ोर पड़ जाती है, वर्षा कमज़ोर पड़ जाती है, और ये 25 दिसंबर के आसपास में सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो इसको क्राइस्ट शिशु के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये जो एल नीनो का प्रभाव है, ये प्रभाव इस रूप में होता है। तो यहाँ जैसे न्यून दाब बढ़ गया तो ये उस दाब उसको ये आकर्षित कर लेता है, न्यून दाब इन हवाओं को, तो भारत की ओर मानसूनी पवनें हिंद महासागर नहीं जा करके इस ओर आ जाती है, तो भारत में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और वर्षा बहुत ही कम या नहीं होती है, अकाल की संभावनाएं बढ़ जाती है। किसकी संभावना बढ़ जाती है, अकाल की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं हमारे ये जो प्रभाव है वो 3 से 4 साल बाद में देखने को मिलता है। ये एक मौसमी परिघटना है, क्या एक मौसमी परिघटना है सिर्फ, और ये 3 से 4 साल बाद में इस तरह का सिचुएशन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में क्रिएट होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि भारत के अंदर हर 3 और 4 साल बाद में अकाल की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा जब एल नीनो का प्रभाव है, कई विद्वान ये कहते हैं कि हमारे एल नीनो का प्रभाव नहीं होता, राजस्थान के अंदर यहाँ एल नीनो का प्रभाव नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि वो पीछे के आंकड़े देखते हैं, और आंकड़े देख करके उन्होंने ये कहा है, विद्वानों ने जो भारत के राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करते हैं, वो कहते हैं कि जब जब एल नीनो आया है,
हालांकि भारत में वर्षा औसत रूप से कम होती है, लेकिन जब जब एल नीनो आया है तो राजस्थान में वर्षा सामान्य से अधिक हुई है, सामान्य से अधिक हुई है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में जब जब एल नीनो भारत में सक्रिय हुआ है तब तब राजस्थान के अंदर वर्षा सामान्य से अधिक हुई है, ठीक है ना। और बाकी जो डेली का सिस्टम यहाँ बना रहता है कि मानसूनी पवनें आती है और भारत की ओर अगर शुरू होती है तो उसको बोलते हैं ला नीनो। तो ला नीनो में भारत में अच्छी वर्षा होती है, एल नीनो में भारत में वर्षा कमज़ोर पड़ जाती है। तो लेकिन बताते हैं कई विद्वान कि राजस्थान में इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जब जब अपने आंकड़े लिए तब ये पाया गया कि जब जब एल नीनो आया है तो राजस्थान में जो वर्षा औसत है 11 बार के आंकड़े लेकर के पता लगाया गया। तो 11 बार में से 7 बार आंकड़े हैं वो ये बताए कि राजस्थान में वर्षा औसत से ज़्यादा हुई है, हमेशा से ज़्यादा हुई है, और 4 बार थोड़ी कम रही है। तो कोई विशेष यहाँ बताते हैं कि इसका प्रभाव भारत में नहीं होता, ठीक है। तो ये थी भारत की और राजस्थान की कंबाइंड रूप से अपने जलवायु की चर्चा की, जिसके अंदर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, मानसून का प्रत्यावर्तन और शीत ऋतु, 4 ऋतुओं की 3 प्रमुख ऋतुएं हैं, शीत के 2 भाग हैं। तो 4 प्रमुख ऋतुओं की चर्चा अपन ने बारी बारी से की है। ला नीनो, एल नीनो, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उस पर विस्तार से अपन प्रश्नोत्तर सीरीज में और चर्चा करेंगे। ला नीनो के संदर्भ में प्रश्न आता है कि ये ला नीनो की स्थिति कब बनती है, 25 दिसंबर के आसपास में। कहाँ न्यून दाब बनता है, पेरू तट के आसपास है, प्रशांत महासागर में। उस दाब हिंद महासागर में ही बनता है। तो इस उस दाब को है ये न्यून दाब अपनी ओर खींच लेता है, तो भारत में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। एल नीनो के समय भारत में मानसून कमज़ोर रहता है, ला नीनो के समय भारत में मानसून है वो सक्रिय होता है। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो सारे अपन अपनी टेस्ट सीरीज में बिल्कुल क्लियर करके सारे के सारे क्लियर करेंगे। लेकिन अपन ने थ्योरिकली समझ लिया तो आसानी से अपन, अब ये थ्योरिकली अपन समझ गए कि एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, तो इस प्रश्न का जवाब ये अपन आसानी से दे पाते हैं, ठीक है ना। कि पेरू तट के आसपास में न्यून दाब बनता है, इसी कारण के एल नीनो का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इजीली अपन इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये संपूर्ण जो चैप्टर है अपना राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में और राजस्थान की ऋतु के संबंध में। अगला बिंदु अपन देखेंगे राजस्थान के जलवायु प्रदेश, कोपेन, त्रिवार्था और थारनवेट, ठीक है। इनके अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश देखेंगे अपन। इन्होंने कोपेन ने 4 प्रमुख प्रदेश इसके बांटे हैं और इन्होंने भी 4 और 5 प्रदेश बांटे हैं। सामान्य राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण जो कर रखा है उसमें 5 प्रदेश है, जिनकी बारी बारी से अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के साथ में। तो आप देखिए हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारे के सारे जो टॉपिक है ये अपने वो लेब असिस्टेंट, रीट का एग्जाम में भी कई टॉपिक आएंगे, प्लस सेकंड ग्रेड का जो प्रथम पेपर उसमें भी यहाँ टॉपिक आएंगे, और एसएसटी वालों के लिए तो ज्योग्राफी का जो टॉपिक उसमें ऑलरेडी है ही अपना। तो सब के सब जो भर्ती है उनमें फर्स्ट ग्रेड आएगी ज्योग्राफी से, तो उसके लिए पूरा राजस्थान का भूगोल है ही। तो सारे के सारे टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा करके, और नोटिफिकेशन के लिए आप एक्टिव मोड में रहे ताकि तुरंत जैसे ही अपना वीडियो आता है तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो आप देखते रहिए हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।